दिस इज पुरूज अनुसुईया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। इससे संबंधित पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। ठीक है, बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। तो सबसे पहले कुछ स्थलीय आवास, जिसमें आ गया मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कि ऊंट किस प्रकार से रहते हैं, पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है उसके लिए। ठीक है, टॉयलेट वगैरह बहुत कम जाता है वो। ठीक है, और जो उसका मल जो होता है वो शुष्क होता है। तो हम इस बारे में पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, तो सेम इसी प्रकार के फीचर्स होते हैं उनमें, इसी प्रकार की विशेषता होती है, इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? बिल्कुल हाँ, इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। बिल में मरुस्थलीय जंतु हो गए, ये सांप हो गया, ये चूहा हो गए। ठीक है, ये बिल में पाए जा रहे हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। ठीक है, अंदर क्या गर्मी रहती है, ज़्यादा अंदर जाते जाओगे तो ज़्यादा अंदर जाते जाओगे तो क्या ठंडा रहेगा, नमी रहती है अंदर। ठीक है, थोड़ा अंदर जाओगे और सरफेस उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा और अंदर जाओगे तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन और गहरे जाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमें नमी मिलेगी, हमें ठंडक फील होगी। ठीक है, तो वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल आते हैं। जब रात के समय टेम्परेचर कम होता है तो ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर और ज़्यादा कम हो जाएगा और इनके लिए अनुकूलन होता है बाहर, तो बाहर आ जाते हैं आराम से। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, ठीक है, नागफनी, कैक्टस वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या है, मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। ठीक है, ये दर्शाया गया है ना। ठीक है, ये कटीली झाड़ियाँ वगैरह पाई जा रही हैं। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो इनमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, पत्तियाँ जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, तो बाष्पोसर्जन जो होगा ना पत्तियों के थ्रू, वो नहीं हो पाएगा। अब बाष्पोसर्जन नहीं होगा तो पानी की कमी नहीं होगी, पानी की ऑलरेडी कमी रहती है। अब बाष्पोसर्जन के द्वारा चला जाएगा तो पौधा मर जाएगा। लेकिन और इनका जो तना रहता है वो मोटी क्यूटिकल त्वचा से ढका रहता है। ठीक है, इसमें जो तना पाया जाएगा वो मोटी क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, जो कि पानी को बाहर निकलने नहीं देती। और ये जो कांटे कांटे पाए जाना ना, ये जो कांटे 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 ये पत्तियाँ होती हैं, ये रूपांतरित हो जाती हैं और तना रूपांतरित होकर क्या प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, क्रियाकलाप 3। गमले में लगाई कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाई है। दोनों पौधों के कुछ भागों को पॉलीथीन या थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय के 4 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में बाष्पोसर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। ठीक है, उसको बांधना है अपने को, बाष्पोसर्जन का देखना है कि किस प्रकार से बाष्पोसर्जन होगा। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? बिल्कुल हाँ, जो कैक्टस वगैरह है उसमें जल की मात्रा बहुत ना के बराबर है। ठीक है, और जो सिंपल पत्ती वाला उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा या फिर बूंदें रहेंगी, उससे काफ़ी ज़्यादा बूंदें निकलेंगी। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोसर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मरुस्थलीय जितने भी पौधे हैं वो बाष्पोसर्जन द्वारा बहुत कम मात्रा में वाटर निष्कासित करेंगे। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, या तो एब्सेंट ही होंगे अथवा बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, या तो होंगी नहीं, कांटे वगैरह में रूपांतरित हो जाएंगे, या फिर बहुत छोटी छोटी। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, थॉर्न्स का रूप। ठीक है, थॉर्न्स बोले तो सूल, कांटों का रूप। इससे पत्तियों से होने वाले बाष्पोसर्जन में होने वाले जलह्रास में कमी आती है। ठीक है, अब पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो गई तो बाष्पोसर्जन नहीं होगा, तो जल का ह्रास भी नहीं होगा, या बहुत ना के बराबर। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में उसका तना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तना जो है वो रूपांतरित हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है, और वही प्रकाश संश्लेषण वगैरह करता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने द्वारा होता है। ठीक है, तने द्वारा ही होता है ये। ठीक है, तना में एक मोटी मोम परत से ढका रहता है। तना जो होता है एक मोटी मोम परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, मोटी क्यूटिकल की लेयर जिसे बोलते हैं, मोटी मोम की परत होती है जो कि वाटर को बाहर निकलने नहीं देती। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं।
ठीक है। और अगर इनकी जड़ों की बात की जाए तो बहुत गहराई में जाती है इनकी जड़ें, कि कहीं से भी बस जो है वाटर मिल जाए, नमी रहेगी या जो भी रहेगा उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। बस जितना ऊपर जाते जाएंगे तो नमी बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। जितना नीचे जाते जाएंगे तो थोड़ी नमी मिलती रहेगी और उसी से वो काम चलाते रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है। बिल्कुल सही बात है, ये ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है क्योंकि ऊपर होते हैं, हाइट पे होते हैं ये। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हाँ, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया मनाली वगैरह हो गया, हिमालय हो गया, यहाँ पे क्या है सर्दियों के टाइम पे बर्फ़ पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, और वो अलग ही होती है प्रजाति, ठीक है। अपने यहाँ जो नॉर्मल पाई जाती है वैसी नहीं होती। क्या आपने चित्र 6.6 में दर्शाए गए वृक्षों देखे हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये बर्फ़ वगैरह की वैसे इस तरीके की आकृति होते हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है, और इस पर या फिर ऊपर ऐसे जम जाएगी। लेकिन अगर ये पेड़ ऐसा होगा ये, तो ये क्या बर्फ़ से घिर जाएगा और ये पेड़ की भाई एकदम भारी हो जाएगा ना, ये तो दिक्कत रहेगी उसे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? बिल्कुल नहीं, अन्य क्षेत्रों में ये नहीं पाए जाते हैं। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। मेनली शंक्वाकार होने का रीज़न है बर्फ़ की वजह से, ठीक है, बर्फ़ की वजह से, पर्वतीय की वजह से, तथा इसकी शाखाएं तिरछी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, नीचे की साइड में होती है इसकी टार्चा, तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, बिल्कुल नुकीली होती है। पानी वगैरह, ओस वगैरह पड़े, बर्फ़ वगैरह पड़े तो नीचे वो बहती हुई निकल जाए, ठीक है, रड़कती हुई, सरकती हुई चली जाए। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बारिश का जल हुआ, बर्फ़ हुई, वो क्या ईजिली नीचे खिसक जाएगी। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इससे अलग आकृति आकार वाले भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। तो ठीक है, हिम क्षेत्र में जो है वो इस तरीके से देख, सफ़ेद तेंदुआ हो गया, ठीक है, याक हो गया, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, पहाड़ी बकरी हो गई, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उनमें मोटी त्वचा पाई जाएगी जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे, गर्मी मतलब जो है स्वेटिंग ना हो, ठीक है, तो अंदर ही रहे जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे। कपड़े की तरह एक फील कराती है वो उन्हें कि हाँ कपड़ा पहन रखा है। तो इनमें क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र के जो जानवर होते हैं उसमें मोटी त्वचा या फिर फर पाए जाते हैं, ठीक है, बाल वगैरह, ढेर सारे बाल जो उनको ठंड से बचाव करते हैं। उदाहरण है, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। याक जो होता है उसका शरीर जो है वो लंबे बालों से ढका होता है, जिसमें क्या हवा ईजिली पार नहीं करती है। अब ईजिली हवा पार नहीं करेगी तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, ठीक है, पहाड़ी तेंदुए जो हैं उनके शरीर पर फर पाए जाते हैं, ठीक है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है, ठीक है। नीचे इसमें क्या फर पाए जाएंगे नीचे, अब नीचे फर पाए जाएंगे तो जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है तो उन्हें क्या ठंड ना लगे, इसलिए उन्हें फर पाए जाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खोर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ाने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। उसके जो मजबूत खोर होते हैं वो क्या है कि वो किसी भी पहाड़ी वगैरह पे आसानी से भाग दौड़ करके चढ़ सकते हैं। अगर कमज़ोर रहेंगे तो वो चढ़ नहीं पाएगी। अगला है घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतु का शिकार कर उन्हें मार कर खाता है, ठीक है। सभी को पता है कि हिरण को जो है वो शेर खाता है, या फिर शेर जो है वो हिरण वगैरह को खाता है। सबसे फेवरेट फूड में आता है हिरण, ठीक है। यह मटमैले रंग का होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये मटमैले रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में है? तो इनकी पार्श्व में रहती है, ठीक है, जिससे कि चारों तरफ देख सकें, एक तरफ इनकी निगाह नहीं होती है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, इसके जो नाखून होते हैं ना आगे के पैर के बहुत लंबे होते हैं, जिससे कि वो कैप्चर करने में, अपने शिकार को कैप्चर करने में उसकी सहायता करते हैं, आसानी से कैप्चर कर सके, जिन्हें वह 5 उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है, ठीक है, अपने पैर की उंगलियों के अंदर खींचकर छुपा सकता है वो, ठीक है। क्या शेर की यह संरचना है उसके जीवन यापन में सहायता करते हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसको शिकार करने में हेल्प करते हैं। लंबे नाखून उसको चीरने फाड़ने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है।
इसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। बिल्कुल सही बात है। इसका कलर जो होता है सूखे, देखो ये रहा मटमैला कलर है, तो ये जो घास है ना इसमें इसको छिपाने में आसानी, अगर ये बैठ जाएगा तो उतना दिखेगा नहीं है, तो उसको छिपाने में जो है आसानी रहती है। हिरण की तेज गति उसे नीचे इधर होगा, शिकार को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, उसमें दिखेगा नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। ठीक है, दूर तक शिकार खोजेगा वो। अब देख रहे हो ना शेर की बिल्कुल ये रही आगे सामने बिल्कुल, लेकिन हिरण जो है उसके पार्श्व में बगल में, तो वो क्या आसानी से चारों तरफ देख सकता है। और शेर के सामने वो निगाह रखने के लिए, फोकस करने के लिए। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाता है। बिल्कुल सही बात है, शाकाहारी होता है ये। इसके मजबूत दांत होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, तने वगैरह को चबाने के लिए मजबूत दांत चाहिए। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो से अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है। ठीक है भाई, उसे पता रहना चाहिए ना कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन उस पर अटैक कर सकता है। तो शिकारी जो है मतलब शेर इसी तलाश में रहते, तो उसको हिरण को जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कोई देख रहा है, मुझ पर कोई अटैक कर सकता है, ताकि वह शिकार ना बन सके, वहाँ से भाग जाए। ठीक है, तो उसके लंबे कान होते हैं, उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। ठीक है, दूर तक की गतिविधि देते हैं लंबे कान। ठीक है, जो साउंड्स होती हैं उनको कैप्चर करते हैं वो दूर दूर की साउंड्स को। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आँख है। ठीक है, इसके पार्श्व में आँखें होती है, जैसे कि अपने पहले डिस्कस किया था कि आँखें जो होती है वो पार्श्व में होती हैं, जो प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। ठीक है, हिरण बहुत तेज भागता है, तो हिरण की जो तेज गति उसे शिकारी से भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती हैं। आगे देखते हैं कुछ जलीय आवास। ठीक है, इसकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।